नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न। वैसे तो रीजनिंग हर एक परीक्षा के लिए कारगर होती है कॉमन रूप से, लेकिन आज की ये जो वीडियो है वो खास तौर से समर्पित है यूपी पुलिस के जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे 10 प्रश्न जितने भी मैं लेकर आया हूं वो सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है पी क्यू की बहन है। पी जो है बहन है किसकी? क्यू की। तो बहन है इसलिए हमने माइनस कर दिया, क्योंकि आप जानते हो रक्त संबंध में महिला को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। पी क्यू की बहन है। आर पी का पिता है। आर जो है पी का पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर, और पिता है इसलिए प्लस हमने लिख दिया। फिर आगे लिख रहा है एस आर की मां है। एस जो है आर की मां है तो एक पीढ़ी ऊपर और माइनस हमने लिख दिया। अब प्रश्न पूछा जा रहा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एस लिखा इस तरह से, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो याद रखिए जिसके बगल में से लिखा रहा है उसी साइड से बताना होता है। जिसके बगल में से लिखा रहा है उसी के साइड से बताना होता है कि कौन है। तो इसके बगल में से लिखा है क्यू के बाद, तो इसलिए इसी के साइड से बताना होता है कि इसका कौन है। और जिसके बगल में कुछ नहीं लिखा हो या जिसके बगल में का लिखा हो उसी को बताना होता है कि यह व्यक्ति कौन है। तो इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है तो इसी को बताना है कि कौन है। यानी कि से को छोड़कर, जिस शब्द के आगे से लिखा रहा है उसको छोड़कर जो शब्द है, जो नाम है, उसी को बताना होता है कि कौन है। यानी एस कौन है? क्यू के हिसाब से। तो ये इसकी बहन है। और बहन के पिता को ये भी पिता बोलेगा या बोलेगी। और पिता की माता, तो पिता की माता को क्या कहते हैं? तो दादी। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, दादी। तो देखिए अगला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ एक निश्चित कूट भाषा में FILE को यानी फाइल को 7465 और आइडियल को 4358 लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में DEF को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसा प्रश्न जब दो कूट दे के तीसरा पूछे, यानी इसके बदले में ये लिखे, फिर इसके बदले में ये लिखे, और उसके बाद जाके पूछे तीसरे कूट में इसके बदले में, तब क्या लिखा जाए? यानी एक कूट ये, एक कूट ये, दो कूट देने के बाद तीसरे कूट में पूछे कि क्या है, तो ज्यादा संभावना है कि ये प्रश्न किस पर आधारित होगा। तो इसको मैंने नाम दिया है हूबहू या सेम टू सेम। आप कह सकते हैं हूबहू वाला प्रश्न। ये प्रश्न हूबहू वाला है। तो लेकिन जब ऐसा लिखा रहे दो देकर तीसरा पूछे तो 50% उम्मीद है कि ये प्रश्न हूबहू वाला होगा। और जब देखिए FILE में 4 अक्षर है और 7465 में भी 4 अक्षर हैं, आइडियल में 5 अक्षर हैं, तो इधर अंक 4358 में भी 5 अंक है। तो यानी कि बराबर बराबर दोनों तरफ पर अगर है तो समझिए कि हुबहू होने की 50% से संभावना बढ़ के 60% हो गई। अभी भी पूरी तरह से 100% है कि ये हुबहू वाला प्रश्न है या कोई और प्रश्न है। तो अगला पहचान ये है कि जितने इसमें अक्षर हैं, जैसे FILE, नीचे जो प्रश्न पूछ रहा है DEAF को क्या लिखा जाएगा, पूछा है कि DEAF को क्या लिखा जाएगा। तो DEAF ये जो चारों अक्षर हैं अगर ऊपर इन दोनों में मौजूद हैं तो इसका मतलब अब ये 80% उम्मीद है कि ये हूबहू का ही प्रश्न है। अभी भी 20% बाकी है। क्यों? ये तब कंफर्म होगा जो DF का ऊपर जाके हम लोग मतलब ढूंढेंगे जो भी अंक के रूप में या अक्षर के रूप में, और वो विकल्प में मौजूद रहेगा तो 100% क्लियर हो जाएगा कि ये हूबहू का ही प्रश्न है। वैसे इतनी लंबी व्याख्या की इसमें जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया कि अगर नए छात्र होंगे तो उन्हें भी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और परीक्षा में जो ही दो कूट दे के तीसरा पूछेगा तो आप समझ सकते हैं कि हूबहू वाला होने की संभावना है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि DEAF को क्या लिखा जाएगा। तो डी अगर ऊपर जाके देखें तो दूसरे वाले शब्द है, यानी आइडियल में दूसरे नंबर पे है। ID दूसरे नंबर पर डी है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? इसमें 4 के बाद 3 है, यानी कि डी का मतलब हो गया 3। फिर ई का मतलब अभी हमें खोजना है, तो पहले शब्द के लास्ट में यानी फाइल के लास्ट में ई लिखा हुआ है,
तो अंक में 74 65 में लास्ट में 5 है, तो यानी इसका मतलब 5 हो जाएगा। अब ए को देखते हैं, ए है दूसरे शब्द के लास्ट से पहले वाला अक्षर, तो उसके सामने जो अंक लिखा है उसका अंतिम से दूसरा अक्षर अंक है 8। इसी तरह से अब एफ का खोजना है तो ऊपर जाएंगे तो पहले शब्द यानी फाइल में पहला अक्षर है एफ, और उसके बदले में जो अंक लिखा हो 74 65 उसका पहला अंक है 7, यानी इसका कोड हो जाएगा 7। यानी हमारा आंसर हो गया 35 87, और ये 35 87 है विकल्प सी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और जब आंसर आ जाए जो है और वही विकल्प में मौजूद रहे तो आप समझ जाए कि ये 100% हुबहू वाला प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए इसमें भी दो शब्द, व्हाइट दिया है उसके बदले में ब्लैक, फिर लेफ्ट दिया है उसके बदले में राइट, इसमें भी दो शब्द यानी दो कूट दे के तीसरा कूट पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हुबहू वाला है, क्यों? क्योंकि हमने बताया था इतना पता चले तो 50% उम्मीद है कि हुबहू वाला है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, व्हाइट में 2 2 4 1 5 अक्षर है, तो ब्लैक में भी 5 अक्षर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन LEFT में लेफ्ट में 4 अक्षर है, लेकिन राइट में 5 अक्षर है, तो पहला तो यहीं पे कट गया कि हुबहू नहीं होगा। दूसरा, अगर हम नीचे फर्स्ट का अर्थ ऊपर खोजने जाएं तो एस देखेंगे ध्यान से तो ऊपर कहीं भी मौजूद नहीं है, तो यहां भी कंफर्म हो जाएगा कि ये हुबहू वाला प्रश्न है, बल्कि इसमें डायरेक्ट शब्द के अर्थ से संबंधित है। यानी व्हाइट का विलोम ब्लैक, लेफ्ट का विलोम राइट, उसी तरह से फर्स्ट का विलोम हो जाएगा लास्ट, यानी विकल्प हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न बेहद आसान है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि आपको अपनी परीक्षा का स्टैंडर्ड पता चल सके और आप समझ सके कि आप अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न इसमें लिखा हुआ, 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक यानी कि टोटल यानी कुल छात्र कितने हैं, मैं लिख के समझा रहा हूं, लेकिन आपको परीक्षा में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये तभी होगा, लिखने की जरूरत कम पड़ेगी आपको जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परीक्षा में रफ पे कम से कम लिख के मानसिक रूप से प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 50, और दीपक का शीर्ष से यानी कि ऊपर से रैंक कितनी है, यानी ऊपर से नंबर कितना है, तो 20 है, तो अंत से उसकी रैंक प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अगर आप सिलसिलेवार मेरे वीडियो देखते होंगे या रीजनिंग सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा अंत से स्थान बराबर क्या होता है, तो अंत से स्थान, क्योंकि यही पूछा जा रहा है, तो अंत से स्थान बराबर कुल स्थान माइनस ऊपर से या प्रारंभ से स्थान और प्लस 1, ये ट्रिक में है, ये बात आपको याद रखना है, प्लस है माइनस नहीं है। तो अंश कुल स्थान कितना है, 50 है, माइनस प्रारंभ से स्थान कितना है, तो 20 है, और लास्ट में ट्रिक में है प्लस 1। तो 50 में से 20 निकालेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 में ये 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी 31। इतना कुछ मैंने जो भी लिखा याद रखिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर पे ही टिक होगा बिना पेन चलाए। आप पेपर पे लिखकर देखकर ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे अंत से स्थान पूछा जा रहा है, तो यानी कुल स्थान में से प्रारंभिक स्थान को माइनस करके 1 जोड़ देना है, मुजबानी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर। अगर विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। वैसे ये भी प्रश्न मुजबानी है, देखते ही जोड़कर बता देने वाला, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। लड़कों की एक पंक्ति में विजय जो है बाएं से, यानी यहां पर अगर विजय खड़ा है तो बाएं से किस नंबर पे है, बाएं छोर से 10वें नंबर पे, और विक्रम दाएं छोर से यानी कि इस साइड से, यानी अगर यहां पे खड़ा है तो विक्रम किस नंबर पे है, 7वें छोर पे। अगर विजय और विक्रम के बीच में, यानी विजय और विक्रम के बीच में, यानी इन दोनों को छोड़ के बीच में 11 लड़के हों तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो यहां तक है 10 और बीच में 11 और इससे इधर 7, तो 10 और 7 17, 10 27 1, टोटल कितने लड़के हो गए 28। बिना किसी ट्रिक के, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बस लिख दिया, अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न मुजबानी देखते ही टिक कर देने वाला था, इसलिए हमारा आंसर हो गया ये 28। अगला प्रश्न देखिए, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है।
विकल्प ए में बिल्ली, बी में कुत्ता, सी में मगरमच्छ, डी में लोमड़ी। देखते ही आंसर टिक कर देने वाला प्रश्न है, यानी कि बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी स्तनधारी जीव हैं। और सबसे बड़ा कारण जिस कारण से इसको टिक कर देंगे लोग कि बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी जल में नहीं रहते हैं, जबकि मगरमच्छ जल में भी रहता है, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो अब देखिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश संबंधित ढाका यानी समरूपता का प्रश्न है। बांग्लादेश जिस तरह से ढाका से संबंधित है उसी तरह से इटली किससे संबंधित होगा, तो ये जीके का भी प्रश्न हो गया, भूगोल का प्रश्न हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसी तरह से इटली की राजधानी क्या होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, रोम। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कि सही विकल्प का क्रम चुनिए, यानी खाली स्थान पे, रिक्त स्थान पे क्या आएगा। तो अगर ए से हम लोग देखें, लिखा हुआ ए, फिर लिखा हुआ के नहीं है, ई है, उसके बाद है के, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद सी है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ए कुछ आप हमेशा याद रखें, जहां चलिए उसको छोड़ के जहां पहुंचे उसको लेकर उंगली पर भी गिन सकते हैं, थोड़े अंतर हो तो ए है, तो या डायरेक्ट अगर आपको अक्षरों की संख्या याद है तो ई होता है, 5 नंबर पे ए होता है, 1 नंबर पे, तो 5 में से 1 निकाल देंगे, हो जाएगा 4। या ऐसे भी कर सकते हैं, जहां चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेके, ए है तो बी, सी, डी, ई, देखिए 4 आ गया। उसी तरह से अब ई और के बीच में दूरी, तो जहां से चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेके, तो ई को छोड़ के एफ, जी, एच, आई, जे और ये के, यानी कि 6 का अंतर है। या तो आप के है 11 नंबर, ई है 5 नंबर, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे रीजनिंग का दिमाग क्या कहता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि 2-2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर कितना अंतर होना चाहिए, 8 का। तो एक तरीके से आप ये भी समझिए कि ए में 4 जोड़ने पर ई में 6 जोड़ने पर ऊपर के, अब के में 8 जोड़ने पर अगला अक्षर आएगा, तो के में 8 जोड़ दिए, फिर उसी तरह से के को छोड़ के वहां जहां पहुंचे उसको लेके, के है तो एल, एम, एन, ओ, पी 5 हो गया, क्यू, आर, एस, यानी 8 होने के लिए यहाँ पे एस हो गया। तो एस पहले खाली स्थान पे आएगा, लेकिन विकल्प ए और बी दोनों में एस लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है एस 17 और बी में लिखा हुआ है एस 19। इन्हीं 2 विकल्पों में से हमारा एक आंसर होगा। तो अब हमें अंकों का अंतर देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर एक ही विकल्प एस होता तो हम लोग इतने से ही हमारा काम चल जाता। लिखा है 1, 5, 11, उसके बाद 29, और बीच में खाली स्थान। फिर उसी तरह से कर सकते हैं, जहां चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, तो 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, कितने का अंतर है, 4 का। फिर 5 से चलते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने का अंतर है, 6 का। फिर वही बात हो गई, 4 के बड़ा 6 बड़ा कितना बढ़ना चाहिए, 8, तो 8 बढ़ेंगे, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो हमारा आंसर किसके साथ चला गया, विकल्प बी के साथ। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। अब अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में प्रश्न पूछा जाए, निम्नलिखित वेन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करते हैं, यानी कि 3 अंक जो बीच में लिखा हुआ इस आकृति के ध्यान से देखेंगे तो ये 3 अंक किस गुण को दर्शाती है। तो जो आकृति होती है, तो 3 जो है वो अंक जिस आकृति के अंदर आएगा, जिस आकृति के भीतर आएगा, उस आकृति का गुण इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 3 अगर अपने आप को ध्यान से देखेगा तो वो त्रिभुज को लगेगा कि त्रिभुज के अंदर है, क्योंकि 3 एकदम बीचों बीच है। त्रिभुज को लगेगा कि मेरे अंदर है। वृत्त कहेगा कि मेरे अंदर, देखिए वृत्त को लगेगा कि ये मेरे अंदर भी है। और चॉकलेट यानी वर्ग देखेगा तो ये भी कहेगा कि मेरे अंदर 3 है। यानी 3 कॉमन जगह पे है, ऐसे जगह पे है कि तीनों आरेखों के भीतर 3 कहलाएगा, यानी कि तीनों आकृतियों का गुण इसमें आ जाएगा, केक का भी, चॉकलेट का भी और नरम का भी। तो जिसमें तीनों ही शब्द लिखे रहेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में लिखा है केक, जो नरम नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि नरम भी है, क्योंकि 3 नरम का भी भाग है। बी में लिखा है चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, इसमें चॉकलेट भी आ गया, नरम भी आ गया, केक भी आ गया, तो इसलिए हमारा यही आंसर है। सी इसलिए नहीं होगा कि नरम केक जो चॉकलेट नहीं कर रहा है, जबकि चॉकलेट के भीतर भी 3 है। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक नरम चॉकलेट बस लिख रहा है, जबकि इसमें क्या नहीं लिखा है, तो केक नहीं लिखा है, इसलिए हमारा आंसर उससे अच्छा हमें प्राप्त हो जा रहा है बी, इसलिए डी को हम टिक नहीं करेंगे। ये अगला प्रश्न लिखा है पक्षी, मछली और मुर्गी के लिए
तो जितनी मुर्गियां होती हैं, सभी की सभी मुर्गियां, दुनिया में जितनी मुर्गियां, सभी मुर्गियां क्या होती हैं? तो पक्षी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मछली क्या है? पक्षी नहीं है, तो मछली जो है अलग बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। तो दोस्तों आज का यह छोटा सा टॉप 10 रीजनिंग वीडियो पुलिस भर्ती के लिए कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं रेगुलर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।